तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक जीनोम सिमिलैरिटी एसएनपी एंड कंपैरेटिव जीनोमिक्स टॉपिक कवर करेंगे. सो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज़ ऑफन रेज्ड टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. Whose genome is being sequenced and how similar are genomes between two different individuals. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें पता है हो चुका है, मतलब ह्यूमन के होल जीनोम का जो सीक्वेंस है वो सब हमें पता है. तो ये टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रेज करता है कि वो जो जीनोम है, यानी कि जो जीनोम हम सीक्वेंस कर रहे हैं वो किसका है, एंड हाउ सिमिलर आर जीनोम्स बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. एंड अगर किन्हीं टू ह्यूमंस या फिर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हम कंपेयर करें तो उन दोनों जीनोम में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है उस जीनोम में. It is understood that several anonymous samples were collected and pooled for Human Genome Project. Since each person's genome is believed to be 99.8% identical to everyone's else, we can talk in terms of census human genome. So ये याद रखना कि इंडिविजुअल में, हर एक इंडिविजुअल में यानी कि ह्यूमंस में 99.8% डीएनए जो है या जीनोम है वो आइडेंटिकल है. SNP are the DNA sequence variations which occur when a single base A, C, G or T is altered so that different individuals may have different bases at these positions. Now SNP की बात आ रही, तो वो जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हम कंपेयर करें उनका जीनोम, तो उनमें कितना सिमिलैरिटी है और कितना डिफरेंस है. तो वो एक तो पहला आ जाता है कि SNP में वेरिएशंस हमें मिलते हैं. SNP है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या होता है कि ये डीएनए सीक्वेंस वेरिएशंस हैं और ये अकर होते हैं एट सिंगल बेस, यानी कि किसी एक जगह पे इनमें वेरिएशंस दिखेगा किसी एक सिंगल बेस पे, जैसे ए, सी, जी और टी में. तो ये होते हैं डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है, यानी कि एक जगह समझ लो कि ये डीएनए का सीक्वेंस है एंड ये डीएनए का सीक्वेंस है, सब कुछ सेम मैच हो जा रहा है. बट यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे टी है और यहाँ पर सी है, तो ये हो गया हमारा एक स्निप, दैट इज द SNP. तो ये हो गया, मतलब एक कहीं एक सिंगल बेस पेयर में डिफरेंस, तब हम उसको बोलते हैं SNP. एंड ये इंडिविजुअल ए है, ए का जीनोम है, एंड ये इंडिविजुअल बी का जीनोम है मान लेते हैं. तो देखा जा रहा है कि जीनोम में ए वाले के यहाँ पर टी आ रहा है इस पोजीशन पे, लेकिन बी वाले में यहाँ इस पोजीशन पे सी आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्निप, दैट इज द SNP. तो ये सिंगल बेस ऑल्टरेशन है, दैट इज द वेरिएशन है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज SNP, तो एक तो ये भी अच्छे से दिया हुआ है, नहीं तो फिर क्वेश्चन के फॉर्म में व्हाट इज SNP में दिया हुआ है अ कॉमन वेरिएंट इन डीएनए दैट कैन हैव वन ऑफ द 4 बेसिस डीएनए बेसिस एट अ सिंगल साइट. यानी कि इसकी जगह या तो ए आ सकता है, या सी आ सकता है, या फिर जी आ सकता है, या फिर टी आ सकता है. मतलब पॉपुलेशंस में हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन के, तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, यानी कि इस जगह पे जो बेसिस हैं वो इन चारों में से कोई भी हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकते हैं. टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट एट गिवन लोकेशन, दिस वैरीज बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सो व्हाट इज SNP में सिर्फ ये लिखना कि 4 बेसिस लिखना जरूरी है, तो इसमें लिख देना अ कॉमन वेरिएंट इन डीएनए दैट कैन हैव वन ऑफ द 4 डीएनए बेसिस एट सिंगल साइट. ठीक है, यही है इतना. एंड ये भी लिख देना दिस वैरीज बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो SNP ऐसे दिखता है, मतलब कि ये एक इंडिविजुअल है, एंड ये सेकेंड इंडिविजुअल है, एंड ये थर्ड इंडिविजुअल है. इन तीनों का जो जीनोम है वो कंपेयर किया गया, तो देखा गया कि इस पोजीशन पे पर्पल के अंदर ए आ रहा है, ब्लू वाले के अंदर जी आ रहा है, वहीं पे ऑरेंज में टी आ रहा है. तो मतलब और सारी सीक्वेंस तो सेम है, बट इस पोजीशन पे जो है हमें पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है, यानी कि वैराइटीज वेरिएशंस मिल रहे हैं, इसलिए ये हो गया SNP, इंडिविजुअल में वेरिएशंस एट द सिंगल बेस. ठीक है, जहाँ पे ए, जी, टी का वेरिएशन हमें दिख रहा है इस पोजीशन पे, चार बेसिस में से कोई भी बेसिस आ जा रहे हैं, इसलिए इसको ये हो गया हमारा SNP. तो मैपिंग में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, पोजीशंस को लोकेट करते हैं, जैसे अर्थ के मैप में. तो वैसे ही SNP मैप में हम लोग डीएनए में जो भी पोजीशंस हैं SNP की, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाई थी, जैसे वहाँ पर उस पोजीशन पे हमें पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा था सिंगल बेस में, तो हमने उसको SNP मान लिया. वैसे ही हम पूरे डीएनए में उन SNP की पोजीशंस को लोकेट कर देंगे तो हमें मिल जाता है SNP मैप. तो ये SNP मैपिंग है, मतलब हर एक क्रोमोसोम पे जो भी पोजीशंस हैं SNP की वो मार्क की गई हैं ऐसे लाइनिंग में क्रोमोसोम्स पे. ठीक है, ऐसे मार्किंग करते हैं SNP की, यानी कि मैप बनाते हैं. नाउ ये हो गया SNP मैप. नाउ नेक्स्ट है हाउ टू प्रिडिक्ट रेस्पॉन्स टू ड्रग यूजिंग SNP मैप. तो देखो हम लोग ना SNP मैप को, यानी कि ये जो मैप है इसको यूज़ कर हम लोग पेशेंट को
ड्रग्स, यानी कि देख सकते हैं कि वो पेशेंट को कौन सा ड्रग देना सही होगा एंड किससे वो उसके ऊपर फ़र्क आएगा, मतलब रिस्पॉन्स करेगा वो। तो ऐसे जो है हम लोग रिस्पॉन्स टू ड्रग ऑफ द पेशेंट को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके लिए कौन सा जो ड्रग है, यानी कि कुछ भी मेडिसिन देनी है, ड्रग्स देने हैं उसको, तो कौन सा अच्छा रहेगा इसके लिए। SNP मैप का हम लोग यूज़ कर कर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो SNP मैप का हम लोग यूज़ कर कर ये पता करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, पेशेंट है, उसका रिस्पॉन्स क्या है टू द ड्रग्स जो उसको दिया जा रहा है। जैसे कुछ हो सकते हैं कि जो ड्रग्स है उनको थोड़ा सा डोज में दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, उनके अंदर जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, मतलब जिसके लिए भी ड्रग्स दिया जा रहा हो वो मतलब अब काम कर रहा है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हाई डोजेस ऑफ ड्रग्स देने पड़ते हैं, तब जाकर उनमें ये बॉडी में फंक्शन करता है, अपना काम करता है ड्रग्स। तो हमें इन्हीं इंडिविजुअल्स को पता लगाना है ताकि हम उनका अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि वो जो इंडिविजुअल है, वो पेशेंट है, वो इस ड्रग इतना डोज ऑफ ड्रग्स देने पर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी बॉडी में फंक्शन हो रहा है, तो हम लोग उतना ही देंगे। एंड अगर ऐसा हुआ कि जो इंडिविजुअल है जिसको हमें हाई डोज देना है, उसको हमने कम डोज दे दिया, एंड फिर क्या होगा, तब तो वो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाएगा और ये जो है चलता रहेगा, या फिर क्या पता वो मर जाए। तो इसीलिए हम लोग SNP मैप का यूज़ करके ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा जो इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्स कर रहा है अच्छा टू द ड्रग्स एंड कितना डोजेस देना चाहिए सबको, यानी कि पेशेंट्स को। सो इसमें देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे SNP हमने देखा है कि जैसे इंडिविजुअल्स ले लिए एंड इन इंडिविजुअल्स में हमने देखा कि ये SNP है, इनमें आ रही है एंड इनको हमने ड्रग ट्रीटमेंट दिया, यानी कि किसी भी डिसीज़ के लिए हमने ड्रग ट्रीटमेंट दिया। एंड उनके अंदर जो SNP थी ये SNP, यानी कि ब्लू इंडिविजुअल्स में ये जो SNP की साइड थी वहाँ पर T आ रहा था और यहाँ पर G, वहीं पे येलो वाले में यहाँ पर T लेकिन यहाँ पर C, एंड पिंक में इस साइड पर G एंड सेकेंड साइड पर G, ठीक है, इसलिए SNP हो गया। नाउ अब इनको हमने जब ड्रग ट्रीटमेंट दिया तो हमने स्टडी किया कि आखिर इनका इफेक्ट जो है कैसा हो रहा है। तो हमने देखा कि जो ब्लू वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर इफेक्टिव है ये, यानी कि सही क्योर दे रहा है, मतलब ये जो ड्रग है इनकी बॉडी में जाकर फंक्शन कर रहा है एंड इनके डिसीज़ को क्योर कर रहा है। वहीं पे हमने देखा कि जो येलो इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर ये वाला SNP है, वेरिएशन है एट दीज लोकेशंस, वो नॉन इफेक्टिव है, मतलब ड्रग ट्रीटमेंट का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। वहीं पे पिंक जो है वो इंडिविजुअल, उनमें ये SNP का साइट है, यानी कि ये वेरिएशंस हैं, तो उनमें हमने देखा कि सीवियर साइड इफेक्ट हो रहा है, मीन्स उनके अंदर ड्रग्स ऊपर से तो काम नहीं कर रहा, ऊपर से उनको कुछ साइड इफेक्ट्स हो जा रहे हैं उसके। तो देखा इससे ये पता चल रहा है कि जो यानी कि ऐसे, यानी कि जिनके अंदर ये वाला SNP होगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, उनको हम लोग ड्रग ट्रीटमेंट देंगे तो वो इफेक्टिव होगा, लेकिन ऐसे वालों को अगर हम ड्रग देंगे तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड जिन इंडिविजुअल्स के अंदर ये वाले बेसिस हैं, अगर इनको हम ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो हम लोग उनको ड्रग ये वाला देंगे ही नहीं। तो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आएंगे उनका पहले हम लोग DNA यानी कि जीनोम का सीक्वेंसिंग करा लेंगे एंड SNP जो है फाइंड कर लेंगे। SNP फाइंड करने के बाद हम मैच करेंगे कि आखिर उस पोजीशन पे जो SNP है, यानी कि कौन सा बेस उस पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर ये वाला रहेगा तो इफेक्टिव है, उसको हम ड्रग ट्रीटमेंट देंगे, ये वाला होगा तो ये नॉन इफेक्टिव है, इसको हम ड्रग ट्रीटमेंट नहीं देंगे, मतलब एंड इस वाले को भी हम बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि इसको तो साइड इफेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसे हम लोग पता करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होगा ड्रग का, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, तो इसमें हम लोग ड्रग थेरेपी कर रहे हैं। जैसे कुछ ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं तो इनको हमने ड्रग्स थेरेपी दी एंड जो भी देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो इसमें हमने इनकी प्रोफाइलिंग, SNP प्रोफाइलिंग यानी कि SNP मैप बनवा रखा था हर एक इंडिविजुअल का। तो हमने देखा कि जो A वाला इंडिविजुअल है उसके A और E इंडिविजुअल में वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द स्टैंडर्ड ड्रग ट्रीटमेंट, यानी कि उनके अंदर रिस्पॉन्स शो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यानी कि वो ट्रीट हो जाएंगे। बट हमने देखा कि जो B, C एंड D वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर स्टैंडर्ड ड्रग ट्रीटमेंट का कोई भी रिस्पॉन्ड शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे हमने पता कर लिया कि हमें अगर इंडिविजुअल A और E वाले SNP वाले पेशेंट्स आएंगे तो उनको हमें स्टैंडर्ड ड्रग ट्रीटमेंट वाला जो मेथड है, यानी कि उनको नॉर्मली जो ड्रग ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो वाला ड्रग दे देंगे एंड वो उनके अंदर काम कर देगा। बट अगर कोई ऐसा पेशेंट आया जिनके अंदर SNP जो है B, C या D से मैच करती हो, तो हम उनको ये वाला ड्रग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनके अंदर तो वो काम ही नहीं करेगा।
तो उनके लिए हम लोग कुछ और करेंगे, तो ऐसा हम लोग पता लगा सकते हैं। अब बुक में भी तो दिया हुआ है, बट इनमें जो है ना लेबलिंग नहीं की है, तो इसीलिए समझना बहुत ही वो हो रहा है, जैसे ऐसे ही दे रखा है। तो ये एक ऐसा स्ट्रैंड है, यानी कि SNP मैप है, SNP मैप है ये। तो ये गुड एफिकेसी वाला SNP मैप है। मीन्स इसके अंदर अगर हम लोग ड्रग ट्रीटमेंट देंगे इस इंडिविजुअल के अंदर, या फिर जिनके पास भी ये SNP है, तो वो जो ड्रग है वो इनके अंदर काम करेगा। मतलब SNP प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट शोइंग गुड एफिकेसी इन क्लिनिकल ट्रायल। ये अच्छे वाले पेशेंट का है, यानी कि जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है अगेंस्ट द ड्रग। एंड ये दूसरा जो है वो SNP प्रोफाइल है ऑफ द पेशेंट शोइंग पुअर एफिकेसी इन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो मतलब वो ये जो SNP है वो अच्छा नहीं है, यानी कि ड्रग्स के लिए इन पेशेंट्स को अगर हम लोग ड्रग्स दे रहे हैं, इन SNP प्रोफाइल वाले पेशेंट्स को अगर हम ड्रग्स दे रहे हैं, तो वो जो है पुअर एफिकेसी दिखा रहे हैं। मतलब उनके ड्रग्स के लिए कोई भी रिस्पॉन्स या फिर इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो इधर बस सिर्फ लाइंस बना के दे दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लेबलिंग होती, जैसे कि इधर देख रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग इधर G कर दें मान लें और इधर A, तो यही है कि इस वाले पोजीशन पे अगर G है तो वो गुड एफिकेसी का है, इस वाले पोजीशन पे अगर A है तो वो बैड एफिकेसी, दैट इज़ द पुअर एफिकेसी है। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल में ड्रग का जो है कोई रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। तो वैसे ही इधर भी है, मतलब कुछ भी सीक्वेंस ले लो, सीक्वेंस दिया ही नहीं है, बस इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, नहीं तो फिर और सब ठीक है, जैसे मैंने पहले समझाया वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही याद रखना कि जो SNP मैप है उसको यूज़ करके हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्स टू ड्रग, कि जो पेशेंट है वो कैसा रिस्पॉन्स शो कर रहा है अगेंस्ट द ड्रग, मतलब उसके ऊपर जो ड्रग है वो इफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं इफेक्ट कर रहा है। तो उसी हिसाब से हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर द अदर वे टू लुक एट इट दैट is that the 0.2% difference in DNA sequence is enough to make each individual unique। तो सिमिलैरिटी कितनी थी 99.8%, एंड डिफरेंस इसलिए आ जाता है 0.2% का। एंड यही 0.2% भी हर एक इंडिविजुअल को यूनिक बना सकता है, एक दूसरे से डिफरेंट बना सकता है। जैसे हम लोग देखते ही हैं कि कितने वेरिएशंस हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता ह्यूमंस में। इट इज़ अंडरस्टूड दैट ऑन एन एवरेज one in 1,000 nucleotide are different in genome of two different individuals. Particularly important variations in individual genome are single nucleotide polymorphism और SNP। तो important variations जो है individual genome में वो है SNP ज़्यादातर, which can occur both in coding and non-coding regions of the genome। coding region वो जो जिससे प्रोटीन बनेगा, यानी कि जीन उसका एक्सप्रेस होगा, एंड नॉन कोडिंग रीजन वो जो कोडिंग नहीं करेगा, यानी कि किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा। तो SNP जो है वो कोडिंग रीजन में भी पाया जा सकता है एंड नॉन कोडिंग रीजन में भी होता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट SNP अकर एट 1.6 मिलियन टू 3.2 मिलियन साइट्स इन ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ये जो है 1.6 मिलियन टू 3.2 मिलियन साइट्स पे ये लर्न कर लेना कि SNP कितने साइट्स पे इन द ह्यूमन जीनोम, एंड मे इफेक्ट द जीन फंक्शन। एंड ये इफेक्ट कर सकते हैं जीन फंक्शन को डिपेंडिंग अपॉन एग्जैक्ट बेस चेंज एंड वेयर इट अकर्स, यानी कि वो इफेक्ट कर सकते हैं जीन फंक्शन को डिपेंडिंग अपॉन एग्जैक्ट बेस चेंज, यानी कि ये इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा बेस जो है वो चेंज हुआ है, यानी कि ACGT कौन सा लगा है, कौन सा बेस है, एंड वेयर इट अकर्स, एंड कहाँ पे वो अकर हो रहा है। जैसे नॉन कोडिंग रीजन में अकर होगा वो SNP, तो नॉन कोडिंग रीजन से तो हमारा कोई प्रोटीन ही नहीं बनता, एंड प्रोटीन नहीं बनता तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं होगा, यानी कि कैसा भी SNP बेस चेंज हो, हमारे जो प्रोटीन का सिंथेसिस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉन कोडिंग रीजन में होगा तो, क्योंकि वो कोई कोड नहीं करता प्रोटीन के लिए। बट कोडिंग रीजन में होगा तो प्रोटीन में डिफरेंसेस आ सकते हैं, एंड ये डिफरेंसेस जो है वेरिएशंस अच्छे भी हो सकते हैं और नहीं भी अच्छे हो सकते हैं, यानी कि डिसीजेस भी कॉज कर सकते हैं, जैसे हम लोग आगे देखेंगे अभी एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स जैसे कि वो रिसर्च बेस्ड हैं, जैसे रिसर्च करके ये पाया गया है कि ऐसा होता है। तो पहला है द जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स particularly in non-coding parts of genome are exploited in DNA fingerprinting which is used in forensic science। तो जेनेटिक वेरिएशन दैट इज द SNP वो है जो नॉन कोडिंग पार्ट वाला, यानी कि वो SNP जो अकर हो रहा है इन द जीनोम इन द नॉन कोडिंग रीजन, तो उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, निकालते हैं, एंड उसको हम लोग यूज़ करते हैं इन द DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जो फॉरेंसिक साइंस में यूज़ करते हैं, यानी कि ये फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी पर्सन का अगर आइडेंटिटी फाइंड करना है, जैसे कहीं क्राइम सीन में, तो कुछ भी जो एविडेंसेस मिले होंगे उनसे हम लोग DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड
एंड देन जिस पे भी हमको शक होगा उस इंडिविजुअल का भी हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर हमें सिमिलैरिटी मिलती है डीएनए में तो हमें पता चल जाएगा कि इसी ने मर्डर किया या फिर जो भी कुछ किया होगा। और इसको पैटर्निटी टेस्ट में भी यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, तो इसलिए भी काम आता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग एसएनपी का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं। ये पहला हो गया एप्लीकेशन। हाउएवर नॉट ऑल जेनेटिक वेरिएशंस आर बेनिफिशियल। अभी हम पढ़ेंगे जीनोमिक वेरिएशंस अंडरलाइंग डिफरेंसेस इन आर सब्सेप्टिबिलिटी टू और प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस। सो जीनोमिक वेरिएशंस में यानी कि जो जीनोमिक वेरिएशंस हैं उनसे तो कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं एंड कभी कभी नुकसान भी होता है। तो एंड ये जो जीनोमिक वेरिएशंस हमें मिल रहे हैं ये इंडिविजुअल को डिफरेंस यानी कि डिफरेंट बनाते हैं इन द सब्सेप्टिबिलिटी। यानी कि कोई इंडिविजुअल को देखा होगा जैसे कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ऐसे ऐसे जो इंडिविजुअल्स में हम लोग जो चेंजेस देखते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं जो अल्कोहल, जैसे कुछ इंडिविजुअल्स पे जो अल्कोहल है यानी कि थोड़ा सा भी वो अल्कोहल लेते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है एंड उनको कुछ नहीं पता चलता। बट कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा भी ले लें तब भी उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो ससेप्टेबल हैं ज़्यादा अल्कोहल से, यानी कि ज़्यादा रेसिस्टेंट है उनकी बॉडी में, उनके अल्कोहल के लिए ज़्यादा टॉलरेंस है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये होता है यानी कि जीनोमिक वेरिएशंस डिफरेंसेस लाता है हमारे ससेप्टिबिलिटी पर और प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिसीजेस। यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स को देखा होगा जैसे डिसीजेस बहुत जल्दी हो जाती हैं किन्हीं किन्हीं को और किन्हीं किन्हीं को कम होती हैं। जैसे किन्हीं किन्हीं को देखा होगा कि जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है बट किन्हीं किन्हीं को धीरे यानी कि बहुत कम होता है एंड जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो उसमें तो इम्यून रिस्पॉन्स भी काम करता है बट जीनोमिक वेरिएशंस भी काम करते हैं, ठीक है। द सीवियरिटी of illness and the way our body respond to treatment are also manifestations of genetic variations। यानी कि जो अभी हमने देखा नहीं था पहले कि जो कुछ लोग जो थे वो ड्रग ट्रीटमेंट पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे, कुछ लोग बहुत कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था उनके ऊपर ड्रग का, तो ये जीनोमिक वेरिएशंस के कारण ही हो रहा है। यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस ये भी डिसाइड कर सकती हैं, मैनिफेस्ट कर सकती हैं कि सिवियरिटी ऑफ इलनेस जो है, मतलब जो भी उसको इलनेस होगी वो कितना उसको असर करेगी एंड उसके अपोजिट में हमारी बॉडी जो है कैसा रिस्पॉन्स शो करेगी टू द ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी डॉक्टर दे रहे हैं ट्रीटमेंट। तो ये सब जो है ये जेनेटिक वेरिएशंस डिसाइड करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल करते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे अ सिंगल बेस डिफरेंस इन द ApoE जीन इज एसोसिएटेड विथ अल्जाइमर डिजीज। तो एक सिंगल बेस डिफरेंस में जैसे हमने पढ़ा अभी, यानी कि एक किसी सिंगल बेस डिफरेंस हो जाता है एंड उसकी वो भी होता है किसमें, ApoE जीन में, जीन होगा उसका नाम है ApoE जीन, तो उसके अंदर एक सिंगल बेस डिफरेंस हो जाता है जिसके कारण इंडिविजुअल को अल्जाइमर डिसीज हो सकती है। तो ये याद रखना कि सिंगल बेस डिफरेंस इन एपोजीन लीड्स टू अल्जाइमर डिसीज। एंड नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सिंपल डिलीशन विद इन द केमोकाइन रिसेप्टर जीन CCR5 लीड्स टू रेजिस्टेंस टू HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सो ये सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसमें सिंपल डिलीशन हो जाता है विद इन द केमोकाइन रिसेप्टर जीन CCR5, ये याद रखना। तो केमोकाइन रिसेप्टर जीन में यानी कि ये जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर HIV, ठीक है, क्योंकि HIV ना कुछ इसी मतलब ये हाई लेवल है, मतलब अभी के लिए ये लर्न कर लो कि जो अगर केमोकाइन रिसेप्टर जीन में दैट इज CCR5 में कोई एक सिंपल डिलीशन हो जाता है तो इससे क्या होता है कि वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंट हो जाता है टू द HIV, यानी कि उसको HIV वायरस जो है वो अटैक ही नहीं करेगा एंड उसको HIV होगा ही नहीं, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये बेनिफिशियल हुआ, तो उसको एड्स भी नहीं होगा, हाँ, तो इसीलिए ये बेनिफिशियल हो गया। लेकिन कुछ जो है नॉन बेनिफिशियल, जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ा अल्जाइमर डिजीज, तो ये सब लर्न कर लेना। SNP analysis is therefore important for diagnostic and SNP database has been developed to aid these applications। तो SNP यानी कि SNP मैप बनाया गया है ताकि इसके एप्लीकेशन को यूज़ करके हम लोग ये डिटेक्ट कर सकें कि कैसा रिस्पॉन्ड हो रहा है ड्रग से एंड ट्रीटमेंट कर पाए इन डिसीजेस का। एन एग्जाम्पल फिजिशियन, तो ये वाला हमने एग्जाम्पल देख लिया था पीछे। नाउ ये जो टेबल है जीन एंड डिसीजेस पे, तो इसमें देखो सिंगल जीन म्यूटेशन विच फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंगटन डिसीज जो है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। एंड जीन पॉलीमॉर्फिज्म विच हैज़ कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस, तो इन दोनों के एग्जाम्पल्स ही हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस में अल्जाइमर डिसीज आ जाता है और माइग्रेन, और मेंडेलियन इनहेरिटेंस को जो फॉलो करते हैं वो होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंगटन डिसीज। तो पहला है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर
दैट इज़ द CFTR जीन में म्यूटेशन हो जाता है, इसलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है डिसीज़ हो जाती है। नाउ इसका जो इनहेरिटेंस है यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वो है ऑटोजोमल रेसेसिव डिसीज़। ऑटोजोमल मीन्स मतलब ऑटोजोम्स क्रोमोजोम पर होती है। ऑटोजोम देखो क्रोमोजोम 2 टाइप्स के है ना, एक ऑटोजोमल क्रोमोजोम और एक सेक्स क्रोमोजोम। तो ये जो ये जो CFTR जीन है वो ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे पाया जाता है, इसलिए ये ऑटोजोमल रेसेसिव डिसीज़ है। जो जीनोमिक लोकेशन है इसका क्रोमोजोम 7 यानी कि ये CFTR जीन है उसका लोकेशन जो है लोकस वो है क्रोमोजोम 7 यानी कि 7th क्रोमोजोम पर आता है। एंड उसका पूरा लोकेशन देखें तो 7q31.2 होता है। तो ये जो है ये एड्रेस यानी कि एड्रेस की तरह काम करता है फॉर द जीन। ठीक है, कि मतलब जैसे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं तो देखो जो पहला नंबर होता है यानी कि जैसे इसमें दिख रहा है ये डिसाइड करता है क्रोमोजोम कौन सा है यानी कि कौन सा क्रोमोजोम है। तो एंड नेक्स्ट जो है वो डिसाइड करता है कि आर्म कौन सा है। जैसे क्रोमोजोम में 2 आर्म्स होते हैं, एक होता है P और एक होता है Q। P को हम शॉर्ट आर्म भी बोलते हैं एंड Q को लॉन्ग आर्म बोलते हैं। ये होता है सेंट्रोमियर, ये हमें पता है। तो ये हो गया हमारा P आर्म और ये हो गया हमारा Q आर्म। नाउ तो ये जो पहला जो लेटर है मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सा क्रोमोजोम है, देन ये कौन सा आर्म है। एंड नेक्स्ट जो 31.2 है ये डिसाइड करता है कि किस बैंड में जो है यानी कि 7th क्रोमोजोम में Q आर्म पर 31.2 वाले बैंड में इसका जो जीन है उसका लोकस प्रेजेंट है, यानी कि वहाँ पर वो जीन जो है वो पाया जाता है। इतनी डिटेलिंग में नहीं जानी, ये मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया है। वैसे इसमें 3 जो है जैसे कि अब ये जो Q आर्म है इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए 3 उसको रिप्रेजेंट करेगा यानी कि 3rd रीजन में आता है, और 1 जो है वो बैंड 1 को रिप्रेजेंट करेगा जो इतना है। एंड बैंड के अंदर सब बैंड होते हैं, जैसे हेडिंग हम लिखते हैं तो हेडिंग का सब हेडिंग होता है, वैसे ही बैंड के अंदर सब बैंड तो वो होता है पॉइंट के बाद हम लिखते हैं 2। ठीक है, इसलिए ऐसे हम लोग क्रोमोजोम की लोकेशंस ऑफ द जीन बताते हैं। तो उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना, अगर ये आ जाए तो ये याद रखना कि ये जो है ये क्रोमोजोम नंबर है एंड देन ये आर्म है यानी कि P और Q कौन सा आर्म है एंड ये लोकेशन। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना। देन म्यूटेशन, ये जो इसमें म्यूटेशन आ जाता है CFTR जीन में, तो द मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इज द डिलीशन ऑफ 3 बेस पेयर रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कोडॉन नंबर 508 विच कोड्स फॉर फिनाइल एनालिन। तो क्या म्यूटेशन होता है 3 बेस पेयर का, यानी कि 3 बेसिस जो है 3 न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाते हैं ऑफ दिस जीन। तो और वो कोडॉन क्या होता है, कोडॉन नंबर 508 होता है। हमने कोडॉन के बारे में पढ़ा है कि कोडॉन जो है उन्हीं से प्रोटीन बनता है, तो कोडॉन्स होते हैं। तो कोडॉन नंबर 508 जो है ये पूरा डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसकी और वो कोड कर रहा होता है फॉर फिनाइल एलानिन, तो इसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। जीन जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है, इसीलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है कि जो ये इफ़ेक्ट करता है लंग्स के जो पाथवे होता है। तो देखो अगर ये नॉर्मल एक्सप्रेस होगा ये जीन, तो ये नॉर्मल पाथवे एकदम क्लियर अच्छा सा, बट इसके अंदर जब म्यूटेशन हो जाता है दैट इज कोडॉन नंबर 508 डिलीट हो जाता है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है एयरवे में, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं हम। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो एयरवे है उसके लाइनिंग में देखो थिक म्यूकस हो जाता है, म्यूकस कलेक्ट हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और वाइडन एयरवे हो जाता है, देन ब्लड में म्यूकस भी हो जाता है। तो ये लर्न नहीं करना, बस ऐसे समझाने के लिए। नाउ दूसरा एग्जांपल है हंटिंगटन डिसीज़। तो इसका जो जीन होता है वो होता है हंटिंगटिन जीन HTT। तो सिंपल है लर्न करना, हंटिंगटन डिसीज़ का हंटिंगटिन जीन। इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है। लोकेशन क्रोमोसोम 4 एंड ये भी याद रखना 4P यानी कि P आर्म में है 4th क्रोमोसोम पर 16.3। म्यूटेशन इंक्रीज नंबर ऑफ CAG रिपीट्स मोर देन 35 टाइम्स, यानी कि म्यूटेशन होता क्या है इसमें कि ये जो CAG है ये रिपीट कर जाता है मोर देन 35 टाइम्स, यानी कि CAG ऐसे 35 टाइम्स से भी ज़्यादा रिपीट हो जाता है, इससे हो जाती है हंटिंगटन डिसीज़। तो ये लर्न कर लेना। नाउ नेक्स्ट में है कॉमन लेट ऑनसेट अल्जाइमर डिसीज़। इसका इनहेरिटेंस मेजर कॉज इज द एप्सिलॉन 4 एलील ऑफ द जीन कोडिंग फॉर अपोलिपोप्रोटीन E ApoE। तो इसमें जो है एप्सिलॉन 4 एलील जो है ऑफ द जीन कोडिंग फॉर एपोलिपोप्रोटीन E, यानी कि एप्सिलॉन 4 एलील जो है वो कोड करता है फॉर अपोलिपोप्रोटीन E, जिसको हम ApoE भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से ही ये एप्सिलॉन 4 जो है यही है मेजर कॉज। तो इसके डीप में तो जाना नहीं है, तो ये बस लर्न कर लेना।
इससे इसी से हो जाता है अल्जाइमर डिसीज़। दूसरा इसका जीनोमिक लोकेशन, तो क्रोमोसोम 19, 19q13 एंड रिसेंटली क्रोमोसोम 10, दैट इज़ 10q21। ये दोनों लर्न कर लेना। इसमें ये भी अलग अलग लर्न करना कि रिसेंटली क्रोमोसोम 10 पर है एंड क्रोमोसोम पहले 19 पे था। माइग्रेन में ससेप्टिबिलिटी लोकस क्रोमोसोम 6p 12.2 टू 6p 21.1 एंड क्रोमोसोम 1q31। तो ये है इसका जीनोमिक लोकेशन। इसमें तो सिर्फ इसमें क्रोमोसोम का जो लोकेशन है वो लर्न कर लेना कि माइग्रेन का जो क्रोमोसोम यानी कि माइग्रेन का जो जीन का लोकेशन है वो क्या है ऑन द क्रोमोसोम। नाउ थर्ड पॉइंट में अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पढ़ने के बाद। फिजिशियंस कैन यूज पेशेंट DNA सैंपल टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ जीनोटाइप प्रोफाइल एंड फ्रॉम दैट दे कैन प्रिडिक्ट हाउ पेशेंट आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर ड्रग। SNP analysis can also be used in population genetics as some SNP vary in different frequencies between the populations। तो SNP किस किस के लिए यूज़ होती है तो ये मैंने बता ही दिया है, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड ये भी याद रखना कि SNP एनालिसिस पॉपुलेशन जेनेटिक्स को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हैव रिवील्ड दैट द जीनोम्स of organism otherwise quite different in appearance are quite similar. For example, mouse and man are quite similar. Another example is that among the conserved element between different species such as worm and the yeast, substantial portion belongs to genomic region coding for protein। इस पैराग्राफ में मतलब यही बोला गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में हमने ये रिवील किया कि जो जीनोम है ऑर्गेनिज्म का वो डिफरेंट तो है ही थोड़े से, बट अपीयरेंस में वो बहुत ही सिमिलर है। जैसे एग्जांपल माउस और मैन का जो जीनोम है वो अपीयरेंस में बिल्कुल सिमिलर है। नाउ जैसे जैसे ये दूसरे एग्जांपल में ये बोला गया है कि जो कंजर्व्ड एलिमेंट है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, जैसे कि यानी कि जैसे जैसे हम लोग हायर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो पीछे के जो भी DNA के सीक्वेंस हैं वो कंजर्व होते जाते हैं हायर लेवल्स पे। जैसे ह्यूमन के अंदर ना बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है वो सब पाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन तो कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे हायर लेवल पे आता है। तो जैसे जैसे हम यानी कि जो जीनोम है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो स्पीशीज़ आफ्टर स्पीशीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होते रहता है। तो कंजर्व्ड एलिमेंट जो है यानी कि देखा गया कि हर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं तब भी। तो जैसे एग्जांपल लिया गया यहाँ पे वर्म और ईस्ट का, तो इसमें सब्सटेंशियल पोर्शन यानी कि कंजर्व्ड एलिमेंट का देखा जाए तो वो पोर्शन जो है वो बिलोंग करता है टू द जीनोमिक लोकेशन कोडिंग फॉर प्रोटीन। ऐसे कंजर्व यानी कि वो ऐसे पोर्शंस हैं जो कंजर्व एलिमेंट हैं, वो ऐसे पोर्शंस हैं जो उस रीजन के हैं जो कोड करते हैं फॉर सम प्रोटीन्स, यानी कि वो कोडिंग रीजन के हैं, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड चिंपैंजी जीनोम इज़ ओनली 1 to 3%। तो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड चिंपैंजी जीनोम 1% to 3% है डिफरेंस है। एंड ह्यूमन एंड माउस शेयर अबाउट 97.5% ऑफ देयर वर्किंग DNA। सिमिलैरिटी ह्यूमन और माउस के जीनोम में है 97.5% वर्किंग DNA में, यानी कि जो फंक्शनल है कोडिंग वाले। These similarity suggest that none of these genome has changed much since we shared a common ancestor 100 million year ago। तो मतलब वही है कि जीनोम जो है वो चेंज नहीं होते, स्पीशीज आफ्टर स्पीशीज यानी कि कंजर्व होते जाते हैं, पास होते रहते हैं। तो ये हमारा SNP और कंपैरेटिव जीनोमिक्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल जीनोमिक्स में फिश और CML जो टेक्निक होती है वो देखेंगे। सो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड थैंक यू सो मच।